नेक्स्ट है हमारे पास जनरल एंट्री इन रेस्पेक्ट टू मटेरियल। अब फर्स्ट एंट्री है मटेरियल परचेज फॉर कैश ऑन क्रेडिट। में जानबूझ के छुपाकर आपको पहले समझाऊंगा फिर दिखाऊंगा। देखिए जब हम माल खरीदते हैं, वैसे ये एंट्री ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जब हम माल खरीदते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और कॉस्ट अकाउंटिंग में परचेजेस की जगह क्या आ जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, और कैश और बैंक की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो हमारे पास ये एंट्री बन गई, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। ये एंट्री सन में आती है आपको। ये कब एंट्री बनेगी, जब हमने माल खरीदा और माल खरीदने के बाद हमने उस माल को स्टोर में डाल दिया। अगर हमने माल खरीदा और माल खरीदने के बाद उसे स्टोर में डाल दिया तो हमारी ये जनरल एंट्री बन जाएगी। ठीक है। ऑन रिटर्न ऑफ मटेरियल टू सप्लायर फ्रॉम स्टोर, रिवर्स एंट्री बना देंगे परचेजेस रिटर्न की एंट्री। तो क्या एंट्री बनेगी बताओ, अगर हम रिवर्स एंट्री बना देंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट डेबिट टू स्टोर लेजर। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री हो गई रिवर्स एंट्री। जब हम माल वापस करेंगे तो हमारी एंट्री रिवर्स बन जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें? इसके बाद है, अगर हमने माल इशू किया है, अब इशू कहां करोगे माल बताओ, जहां पर जॉब हो रही है, जहां काम हो रहा है, वहीं पर ही तो रॉ मटेरियल इशू करोगे। तो जहां पर काम हो रहा है वहां पर अगर हमारा माल इशू हो रहा है तो उसे हमने वर्क इन प्रोग्रेस का नाम दिया था, तो क्या एंट्री हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट। हम क्या इशू कर रहे हैं, तो माल कम होगा ना, माल बढ़ा तो आपने डेबिट किया, माल कम होगा तो क्रेडिट होगा ना। स्टोर स्टोर से माल जा रहा है तो स्टोर का बैलेंस कम नहीं होगा। आपने किसी को कैश पेमेंट करा तो कैश को क्या करोगे, तो क्रेडिट करोगे ना कैश को। तो जब स्टोर इशू करोगे तो स्टोर को क्रेडिट करोगे, कम हो रहा है ना आपका स्टोर, असेट ही तो है ये। तो जब हम स्टोर इशू करेंगे तो स्टोर कम हो जाएगा, स्टोर को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा WIP2 स्टोर लेजर एंट्री बन जाएगी जब माल हम स्टोर से इशू करेंगे। और ये माल कौन सा है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कहां पर जाता है, जहां पर काम हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इस बात को ऐसा समझिए आप लोग कि वर्क इन प्रोग्रेस जहां पर जॉब हो रही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर जाएंगे, है ना, है ना। और जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं ना, फैक्ट्री ओवरहेड, उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड है तो वो जाएंगे। अल्टीमेटली फैक्ट्री ओवरहेड भी हमारा कॉस्ट का ही पार्ट है, तो उसे भी वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर। फिर माल बनकर तैयार होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस से कहां जाएगा, है ना। फिर फिनिश गुड्स से जो माल बिकेगा वो कहां जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड भी जाएंगे। फिर हमारा जो सेल होगा उससे कंपेयर करके प्रॉफिट निकालेंगे। तो अल्टीमेटली हमें ये काम करना। और अभी हम कहां पर हैं, अभी हम यहां पर डायरेक्ट मटेरियल को हमने वर्क इन प्रोग्रेस में। ठीक है। और अगर हमने माल खरीदा है स्पेशल जॉब के लिए, मतलब हमने माल खरीदकर हमने सीधा सीधा उसको कहां पर डाल दिया है, माल खरीदा और सीधा हमने कहां डाल दिया, WIP में। तो WIP डेबिट हो जाएगा क्योंकि माल सीधा वहीं डाला है। और हमने टू कैश की जगह क्या यूज करते हैं, जनरल लेजर एडजस्ट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू जनरल लेजर।
तो इस बात को समझना है। अगर आप समझेंगे तभी एंट्री बना पाएंगे, अगर आप नहीं समझेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं हो पाए, क्योंकि इसे रटा तो नहीं जा सकता, समझा जा सकता। अब हमारा माल जो हमने इशू किया था WIP पे, वो वापस आ जाए। हो सकता है ना, हमने माल इशू करा वर्क इन प्रोग्रेस में और वहां पर माल बच गया कुछ, तो वापस आ गया। तो जब हमने माल इशू करा था WIP में, तो देखो हमने क्या एंट्री बनाई थी, WIP डेबिट टू स्टोर लेजर। इसकी रिवर्स एंट्री बना दो, स्टोर लेजर टू WIP, स्टोर लेजर टू WIP, माल वापस आ गया वहां से। ठीक है। ऑन इशू ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो प्रोडक्शन में यूज नहीं हो रहा और कहीं यूज हो, तो वो या तो ऑफिस के लिए यूज होगा, या फैक्ट्री में यूज होगा, या फिर हमारा सेलिंग के लिए यूज होगा, कोई भी चीज है। तो जिस भी ओवरहेड के लिए यूज हो रहा है उस ओवरहेड को डेबिट कर देंगे और स्टोर को क्रेडिट कर देंगे। जैसे हमारा डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ था तो हमने WIP को डेबिट किया था। अब हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है तो या तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, या सेलिंग ओवरहेड। तो जिस भी ओवरहेड में जा रहा है उसे डेबिट कर दो, जिस भी ओवरहेड में जा रहा है उसे डेबिट कर दो। और क्रेडिट किसे करोगे, स्टोर लेजर को, क्योंकि माल तो हमारा स्टोर से कम हो रहा है। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा, ये बात समझ में आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि एक जॉब से दूसरी जॉब में माल जा रहा है, तो जॉब तो सारी WIP में है। तो WIP के अंदर जो अंदर WIP लेजर के अंदर जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2 वो सब होगा। तो जॉब नंबर 1 में जा रहा है तो जॉब नंबर 1 डेबिट, 3 से जा रहा है तो टू जॉब नंबर 3। इस तरीके से जॉब रिसीविंग जॉब डेबिट टू ट्रांसफरिंग जॉब, है ना। तो जिस जॉब के पास आया है वो डेबिट हो जाएगा, जिस जॉब से गया है तो वो चल क्रेडिट हो जाएगा। मान लिया जॉब 1 में गया तो जॉब 1 डेबिट, और जॉब 3 से गया है तो जॉब 3 क्रेडिट। लेकिन ये आपसे पूछने को आती नहीं है एंट्री जनरली, ये मैंने केवल इसलिए बता दिया है कहीं एग्जाम में ये एंट्री आ जाए और आप जबरदस्ती कोई WIP मटेरियल को डेबिट क्रेडिट कर दे, वो कुछ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज नॉर्मल लॉस। अब याद करो नॉर्मल लॉस क्या होता है। हमारा नॉर्मल लॉस मैंने मटेरियल के चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल होता है जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, और ये नॉर्मल लॉस हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कॉस्ट का पार्ट होता है और हम अपने कस्टमर से इसका पैसा वसूल करते हैं। वसूल करेंगे इसका मतलब कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। तो हमने इसे WIP में तो इशू किया नहीं है क्योंकि ये माल तो खराब हो गया है। और अगर WIP में इशू करने के बाद में खराब हुआ है तो ऑलरेडी WIP में इशू हो चुका है, डेबिट हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लिया स्टोर में पड़े पड़े माल खराब हो गया है और वो नॉर्मल लॉस है, जैसे कोई तेल है वो बह गया है ना, कोई चीज पेट्रोल डीजल है इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो अगर ऐसी कोई चीज है जो स्टोर में खराब हुई है और वो नॉर्मल है तो उसको हम कॉस्ट में तो डालेंगे। अब वो WIP में तो गया नहीं, लेकिन खर्चे से वसूल करना है तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू स्टोर लेजर। ये एज्यूम करते हुए कि ये माल जो है हमारा स्टोर में पड़े पड़े नॉर्मल लॉस हुआ है। अगर ये नॉर्मल लॉस हुआ WIP में इशू करने के बाद तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि WIP में ऑलरेडी जा चुका है, वो खर्चे में जा चुका है। क्लियर। एबनॉर्मल लॉस, अब याद करिए जब हम कॉस्ट शीट पढ़ रहे थे तब भी हमने और हर जगह ये बात करी कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होने का सेंस की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। अब लेकिन हमने माल खरीदा है तो परचेज स्टोर लेजर में तो लिखा है, भैया हमने माल खरीदा स्टोर लेजर में लिख दिया। अब चोरी हो गया, आग लग गई, तो उसको क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा, तो कहाँ डालोगे। कॉस्टिंग P&L हम इसलिए बना रहे हैं ताकि कॉस्टिंग P&L से फाइनल प्रॉफिट और लॉस निकल पाए। तो ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग P&L में, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसे कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो कॉस्टिंग P&L डेबिट टू, क्लियर। हमने इस मटेरियल के चैप्टर में क्या क्या सीखा, हमारे पास जो भी मटेरियल आएगा उसको हमने कहाँ डाला, स्टोर्स में, और स्टोर से डायरेक्ट मटेरियल कहाँ गया और इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ गया, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड। लेकिन कुछ नहीं कहेगा, केवल इनडायरेक्ट लिखा है तो हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे, क्योंकि मेनली माल फैक्ट्री ओवरहेड में यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है। केवल ये बोला गया इनडायरेक्ट मटेरियल तो आप कहाँ डालोगे, फैक्ट्री ओवरहेड, उसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या सेलिंग में नहीं डालोगे जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए। इसके अलावा जो लॉस होता है
अगर नॉर्मल लॉस है तो उससे कहाँ जाएंगे, इफेक्टिव ओवरहेड में, और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो वो कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल। बस इतना सा हमने सीखा है। इससे रिलेटेड एंट्री है, स्टोर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, स्टोर कम होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ये सारी एंट्रीज अच्छे से सीखी हैं, तो इन एंट्रीज को आप ध्यान से करिए, समझिए कैसे इसको